नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी Abariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. प्रदीप जी, the news from Paris is not good at all. Vinesh Phogat disqualified for Yes. being 100 grams above the weight, above the 50 kilogram weight. I mean, which is like terrible, absolutely terrible. मुझे अब मेरी समझ के बारे कर क्या रहे थे यार, मतलब ठीक है, हो सकता है कि विनेश फोगट से खुद से गलती हो गई हो या कुछ भी हुआ, वो बाकी सारी सपोर्ट टीम क्या कर रही थी भाई। अभी वो बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर पर्डीवाला हैं और बाकी सब लोग हैं उन्होंने बड़ी कोशिश करी, ये करी वो करी। कोशिश करी का क्या मतलब है जब सबको मालूम है 50 किलोग्राम का आपका वेट है, उसके ऊपर नहीं जा सकते, तो रेस्ट इज जस्ट एन एक्सक्यूज। हिंदुस्तान को सिल्वर मेडल पक्का था सर आज। Sir, she is also the first time she is participating in international event. She is not that. This is the third Olympics. Exactly sir. तो हर व्यक्ति, हम भी अपने घर से बाहर निकलते वक्त हम लोग खुद वेइंग स्केल में चेक कर लेते कि हमारा वेट क्या है, ज्यादा कुछ खाया कि नहीं आज कुछ। Anybody who is fit and conscious in the sports field is always continuously monitoring himself, and this is the highest level Olympics. और वहां पर the first blame I think it's going on her. Let us be very frank about it. She's done fine to go to the final, but you yourself has to. Buddha says, no, you can't blame the whole world for what you need to be doing yourself. So you have to check yourself. आप अपने आप को प्लान करना चाहिए. Then the whole teams come in. I don't understand at such a great, big, highest level. How could you miss these things? सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, आपके साथ एक टीम भेजी जाती है, कोई भी एथलीट हो, बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, आपका कोच आपके साथ होता है, मेडिकल ऑफिसर आपके साथ होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ होते हैं, डाइटिशियन आपके साथ हैं, मैनेजर्स आपके साथ हैं। अगर सबको मालूम था, पूरी टीम को मालूम था कि ये 100 ग्राम या 200 ग्राम ऊपर है, सो व्हाई डिड यू गो इन फॉर द ऑफिशियल वेन? Exactly. मेरा ये कहना है, अरे सीधा बोल देते भाई लड़की बीमार है, बीमार हो गई है, दैट्स इट। आपने सिल्वर मेडल तो जीत ही लिया था। Exactly. आप यू डिड नॉट नीड टू पार्टिसिपेट। सीधा बोलते लड़की बीमार हो गई है, क्या हो गया, शी इज गॉट हाई फीवर, शी इज गॉट एसिडिटी, शी इज गॉट दिस दैट एनी नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। As you said, the first principle is, आपका मेडल पकड़ लो आप, जो अवेलेबल आपके पास है। अरे वो तो पकड़ो। What you are saying is a cardinal rule. सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, why do we have such great respect for the board of control for cricket in India? लोग क्रिकेट को गाली देते हैं, बीसीसीआई वालों को गाली देते हैं, but these guys are street smart. Exactly sir. सर बीसीसीआई के हमारे जो हमारी क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है, उनको दाद देनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी। क्रिकेट के किसी क्रिकेटर के साथ कभी ऐसा नहीं होता, सीधी बात है सर। हिंदुस्तानी किसी क्रिकेटर के साथ ऐसा नहीं होता, याद रख लीजिए। क्यों? These guys are smart. हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं साहब, दे नो एवरीवन, दे नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। और अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, सुबह की खबर है, सुबह की, मिसेस अंबानी वहां पर हैं, शी इज आवर डेलीगेट टू दी IOC, Exactly. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं वो, मतलब फ्रॉम इंडिया। She could have intervened. So many other people could have intervened. मतलब कर क्या रहे हैं लोग? But Sir, what you said is the most important thing. First, secure your medal. जी। I think even the lowest level पे जो कोच है, he knows किसको कभी उतारना और क्यों नहीं उतारना या पीछे खींचना है। He knows it because we have interacted with coaches at all levels. At all levels. At all levels. Even in lowest level, अगर खिलाड़ी ठीक नहीं बोले, नहीं यार बेटा इसमें मत जाओ, इसमें अपना हो गया, ये इधर तक पहुंच गए, अब हम लोग खींच लेते हैं, जाके आपको इंजर नहीं करना। No, they have 100 ways of thinking. Sir, they could have easily faked an injury. Yes, you भाई इंजरी हो गई है, एसिडिटी हो गई है, तबीयत खराब हो गई है। अरे why do you need to go in for a weighing when you know she's overweight? Yes. Unless you are trying to tell me you didn't have a weighing machine in the Olympic How can village. it not be? How is that possible? Impossible. और अगर weighing machine वहां पर नहीं थी, तो आप क्या वेट आप रिड्यूस कर रहे थे साहब? सारी रात आप बोल रहे हैं ना, हमने वेट रिड्यूस करने की कोशिश करी, उसके बाल तक काट दिए बेचारी के। अरे मेरा ये कहना है यार, कर क्या रहे थे तुम लोग?
Because this, please remember, is not just about Vinesh Fogart. It is about India. Yes. ये भारत का है, ये भारत की छवि खराब हुई है यहाँ पे। विनेश फोगट के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। विनेश फोगट ठीक है, she didn't get a medal. अरे हिंदुस्तान, it reflects badly on us. How can we be so dumb? My point is, this is terrible. Absolutely terrible. Horrible, sir. और दूसरी चीज़ एक और है बड़ी बड़ी, आई एम सो सॉरी, आई सीम टू हैव अ बैड थ्रोट, आई होप यू गाइस डोंट माइंड। और दूसरी बड़ी खबर क्या है प्रदीप जी? Yes, yes, sir. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश हसीना जी अभी तक यहीं है, शेख हसीना यहीं पर हैं, हिंदुस्तान में ही है, अभी तक कहीं नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या हुई है कि वहाँ पे राइट्स की वजह से जो हिंदूज़ हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं, ये कहा जा रहा है कि वो बॉर्डर के पास पहुँच गए हैं और उनको अभी एंट्री मिल नहीं रही है। मैं उम्मीद करता हूँ that the Modi government will provide them with protection and with refuge. I hope it happens. I really and truly hope it happens. It won't be like what we did to the Sir, to the you are Pakistani talking the right Hindus. thing, sir. The state's responsibility. प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कहते हैं कि मैं इराक और यमन का युद्ध रोक दिया था, सॉरी सऊदी और यमन का युद्ध रोक दिया था मैंने, यूक्रेन रशिया को, तो ही हैज डन इट, किया है। लोग भी भारत के झंडे लेके, पूरे पाकिस्तानी परदेसी सब भारत के झंडे लेके घूमते थे इन वॉर स्टोन्स। So it's not that he has done it earlier. He has done it. So we expect him to do it again. Sir, my point is, there were Pakistani Hindus staying in Rajasthan for a long time. Quite a few of them were forced to go back. उनको वापस भेज दिया गया। मेरा ये कहना है, ये सरकार, हमारी सरकार जो है, अमित शाह साहब, हमारे मोदी साहब, बाकी सब लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं के लिए आखिरकार हिंदू जाएगा तो कहाँ जाएगा? कोई और हिंदू मेजॉरिटी देश तो है ही नहीं। अब तो नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो एज ए रिजल्ट विच जहाँ जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, बुद्ध माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, उन लोगों, यहूदी माइनॉरिटी है, उन लोगों के लिए भारत जो है एक सेफ हेवन है, सेफ सेंचुरी है। तो फिर आपने पाकिस्तानी हिंदुओं को वापस क्यों भेज दिया भाई? और आप कानून भी पास किया आपने जी, कानून भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है आपने आप पास कर चुके हैं विद द सोल इंटेंशन ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन अदर स्टेट्स हु आर फ्रॉम हियर। तो मेरा ये कहना है कि मतलब एटलीस्ट यहाँ पर तो जो बांग्लादेशी हिंदुओं का सवाल है भाई, उनके लिए आप तो कुछ करिए, या वहाँ पर भी इट विल ओनली बी टॉक एंड नथिंग, इट विल बी समवॉट सिमिलर टू मतलब 2015 में, 2014 में मोदी जी जीत कर आए, 2015 में मुझे अभी तक याद है लाल किले का भाषण, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बलोच बहनें जो हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सर अब उसके बारे में क्या बोलें? अभी वहाँ बलूचिस्तान में क्या हालत है अभी सारी दुनिया को मालूम है। सो आई होप द सेम थिंग डजंट हैपन अगेन ओवर हियर। नाउ लेट्स आस्क, वी गॉट आवर वेरी डियर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर गणेश खानकर विद अस, और कांग्रेस से हमारे साथ शकील चौधरी साहब, आई थिंक ही इज अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। गणेश खानकर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते राजीव जी, गणेश जी आपको भी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार गणेश खानकर साहब, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्रावण का तीसरा दिन है महाराष्ट्र में। बिल्कुल। शकील चौधरी साहब पहली बार आ रहे हैं आप शो में, आपको नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग सर। हर हर महादेव, जय सिया राम आपको भी, या राम राम, आपको जो पसंद हो बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल, जो मर्जी सब चलेगा। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, शकील साहब जरा जोर से बोलें। अरे भाई शकील साहब की आवाज नहीं आ रही भाई। ओ हेलो प्रोडक्शन टीम, शकील साहब कुछ बोलिए। हाँ नमस्कार। फैंटास्टिक। हाँ अब आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है, आवाज आ रही है। तो सबसे पहले मैं गणेश खानकर साहब से शुरू करता हूँ, आप माइंड मत करना शकील साहब, वैसे सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहिए था मुझे, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं शो में। लेकिन ये गणेश खानकर जी से मैं जानना चाहता हूँ सर, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहा है, वो बेचारे बॉर्डर पे खड़े हैं, सर आर वी गोइंग टू हेल्प देम और नॉट? क्या उनकी मदद करने वाले हैं या नहीं करने वाले? बताइए सर गणेश खानकर साहब। बिल्कुल मदद करेंगे सर, मदद क्यों नहीं करेंगे। तो फिर उनको अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? बीएसएफ ने तो बॉर्डर सील करके रखा हुआ है सर। ऐसा है राजीव जी कि जिस दिन शेख हसीना जी बांग्लादेश से बाहर निकली, उस जी। दिन की सारी परिस्थितियां आप देख रहे हो कि किस तरह की आगजनी और ये सारी परिस्थिति चल रही थी। और 2 दिन के बाद में वातावरण थोड़ा सा शांत हो, शायद इसकी भी हम अपेक्षा कर सकते हैं। उसके बाद जिन्हें लगता है और जिन्हें लेना चाहिए उनको कानूनी प्रक्रिया पूरी करके हम लेंगे सर। लेकिन एक बात तो स्पष्ट रूप से है कि इस पूरे दुनिया भर में जहाँ पर भी हिंदू समाज के लोग रहते होंगे,
उन्हें भारत छोड़ के और कोई जगह नहीं है साहब, दूसरी कोई जगह इस दुनिया में नहीं है। यदि भारत आना चाहते होंगे तो उन्हें लेना चाहिए, और हम उसका समर्थन भी करते हैं, उन्हें लेना भी चाहिए। सर मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूँ। जनवरी टू जुलाई 2022, ये पुरानी पुरानी खबर है, अभी जो नई खबर है वो तो और भी दिल दहला देने वाली है। तकरीबन 1,500 पाकिस्तानी हिंदू राजस्थान के कैंप में थे, ठीक है सर। 334 को वापस भेज दिया गया, उसके बाद 800 और को वापस भेज दिया गया, और उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी है वहां पे वो आपके सामने है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, इफ वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर देम, व्हाई डू वी टेल देम दैट यस प्लीज कम। गणेश खानकर साहब, वापस क्यों भेज रहे हैं लोगों को? राजस्थान में कैंप में थे पुष्कर के पास, उनको वापस भेज दिया गया। गणेश खानकर साहब देखिए राजीव जी, हमने कानून के तहत, हमने इसके लिए पूरी बहस संसद में की। हम कानून लाना चाहते हैं, कानून के तहत हमने आए हुए लोगों को यहाँ नागरिकता देने का प्रावधान किया। हम इसके बारे में कई बार राजीव जी बात भी कर चुके हैं, और मैंने कई बार आपसे कहा भी है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही ये सारे विषय होंगे, वरना राजीव जी आपको इतनी देर तक रह रहे थे, रहने देते। राजीव जी मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि यदि कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे होंगे तो, लेकिन आपको ये पता होगा कि इस विषय को लेकर कोई विपक्ष, विशेषतः कांग्रेस की क्या भूमिका है, वे किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। हमने जब ये कानून लाया तो हमने कभी ये नहीं कहा था कि किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए, लेकिन हमने अदनान सामी को भी दी सब नागरिकता, वो भारत में रह रहे थे, उनका वर्तन अच्छा था, हमने उनको दे दी। गणेश खानकर जी, मुझे आपसे यहाँ पे डिसएग्री करना पड़ेगा, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज दीज पीपल हैव हैड टू गो बैक, और उनकी क्या हालत है वहां पे दिख रहा है सबको। बड़े आराम से उनको रहने दिया जा सकता था जब तक कानूनी प्रक्रिया होती रहती। एनीवे, लेट्स ब्रिंग इन शकील चौधरी साहब। शकील चौधरी साहब, आप ये बताएं कि अभी तक जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, हर एक ने ये कहा है कि भाई भारत देश जो है वो स्पेशली जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, हमारे आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए सेफ हेवन है, तो वो लोग आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अभी हो रहा है बांग्लादेश में, तो क्यों नहीं ला सकते वहाँ पे? अभी बॉर्डर खोल दीजिए, लाने दीजिए उनको। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? शकील चौधरी साहब आप बताएं प्लीज। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर उनको ला के बसाने की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी जरूरत थी कि क्या नाम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को विदेश नीति के तहत एक मजबूती के साथ उनका पक्ष रखने की, कि उनके मान सम्मान और उनके स्वाभिमान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा वहीं पर किया जा सके। और जैसे कुछ अगर बॉर्डर पे है तो उनकी सुरक्षा की पूरी क्या नाम जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि हम एक पड़ोसी मुल्क है, हम उनको जो भी सुरक्षा दे सके वो दिया जाए, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। मगर पिछले हमारे मोदी जी का आपने देखा होगा पिछले 10 सालों से क्या विदेश नीति है कि हर तरह से हर पॉइंट पे वो फेल हुए हैं। जिस तरह से आपने अभी कहा कि 2022 से यहाँ रह रहे लोगों को वापस भेज दिया गया, तो आपने सीए कानून लेकर आए थे, आप सीए अमेंडमेंट करके उनको देना चाहिए था, नागरिकता रखना चाहिए था उनको, मगर नहीं। आपका हिंदुत्व सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक हिंदुत्व एजेंडा है, इसके अलावा मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। चुनाव आते हैं, चुनाव में एक समाज को प्रभावित करने के लिए, उनको भ्रमित करके उनका वोट लेने का सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। तो आप क्या करना है? एक सेकंड सर, सॉरी सर। तो शकील चौधरी साहब, आपके मुताबिक क्या करना चाहिए, आप जरा बताएं। कांग्रेस की इसमें क्या कांग्रेस का क्या विचार है इसमें, क्या करना चाहिए हमको? सबको ले लेना चाहिए? अगर वो बॉर्डर पे है, अगर वो बॉर्डर पे है तो उनको अभी मौके पे उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना चाहिए, उनके भोजन के लिए, उनको रहने के लिए वहां पर जो भी जब सर उस साइड पे बॉर्डर के अपनी साइड पे नहीं है, हालात ठीक होने के बाद विदेश नीति के तहत जो भी व्यवस्थित तरीके से उनका संचालन वहां से हो सके, ये काम सरकार को करना चाहिए। शकील चौधरी साहब, प्रॉब्लम क्या है? पूरी बात सुन लीजिए। आसाम से लेकर के पूरा बंगाल का जो बॉर्डर है, बांग्लादेश से जो लग के बॉर्डर है, वो सील कर दिया गया है, और वो अपनी तरफ है। राजीव जी, दे आर टुवर्ड्स सर गणेश साहब, मैं आप रहा खानकर साहब आपके पास आ रहा हूं। आई जस्ट वांट टू सर प्लीज, आई वांट टू नो व्हाट इज द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द कांग्रेस। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो रेफ्यूजी हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस तरफ है, यानी बांग्लादेश की तरफ है? तो शकील चौधरी साहब, क्या बॉर्डर खोल दिया जाए, उनको बुला लिया जाए अंदर? सर शकील साहब, देखिए, बॉर्डर खोल के इस तरह बुलाना तो उचित नहीं होगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला हो जाएगा।
मगर अगर वो हमारे हद में हैं तो उनको बिल्कुल सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए और नहीं है, उनके लिए जो भी अभी क्या नाम नहीं है। विदेश नीति से दबाव बनाने की कोशिश की जाए ताकि उनको एक तरह से सुरक्षा प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाए, ये बिल्कुल, क्योंकि वो एक मानवता के हिसाब से, और भारत हमेशा लोगों के लिए प्रेम और स्नेह के लिए जाना जाता है, तो उनके लिए जो भी संभवतः मदद हो सके ये भारत सरकार को जरूर करना चाहिए। राइट शकील जी, अच्छा बोला आपकी बात है, सलमान खुर्शीद जिस प्रकार से आरोप लगाया है, उन्होंने कंपेयर किया है बांग्लादेश में जो इंसिडेंट हुआ और इंडिया में किस प्रकार से होना चाहिए, तो शकील चौधरी जी क्या ये ठीक है कि इस वक्त पर जब कंडीशन हॉस्टाइल है, नेबरहुड में बॉर्डर्स डिस्कस कर रहे हैं कि लोग पलायन किस तरफ आ रहे हैं, और इस तरफ सलमान खुर्शीद का कमेंट कि यहां पर भी हो सकता है जैसे बांग्लादेश में हो गया, पीएम के घर में भी लोग घुसना चाहिए, तो ये सब क्या ठीक है? डू यू थिंक पॉलिटिकली राइट है? नहीं, सलमान साहब की इस बातों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। इस समय जरूरत है कि पक्ष विपक्ष को इस मुद्दे पे बहुत ही संयम और शांति के साथ इस मसले को डील करना चाहिए, क्योंकि मानवता से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और अगर वहां मानवता शर्मसार हो रही है, मानव को अगर परेशान किया जा रहा है, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, तो उनके साथ बिल्कुल खड़ा होने की जरूरत है। आई एग्री विद यू एंटायरली। राइट, गणेश खानकर जी, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट सर। सर बोलिए। शकील जी जब बोल रहे थे आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए सर। नहीं, मेरा विषय इसमें इतना ही था कि मोदी जी की सारी बातों को कांग्रेस के सारे प्रवक्ता जुमला बताते हैं। अब ठीक है, उनकी मजबूरी है। अब ये कह रहे हैं कि उन्हें हमने प्रोटेक्शन देना चाहिए। अब इन्होंने एक बात नहीं मुझे बताई, ये प्रोटेक्शन इस शब्द का क्या अर्थ है? यानी जहां हमारी बीएसएफ खड़ी है, हम अपनी बॉर्डर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्या उन्होंने बांग्लादेश की हद में जाकर उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? ये एक बार कहीं ना कहीं कांग्रेस से बताना चाहिए। और दूसरी बात राजीव जी, देखिए ऐसा है कि जब से चुनाव के रिजल्ट लगे हैं, देश में कांग्रेस के नेता हो या जो इंडिया आघाड़िया अलायंस है, वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं राजीव जी, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा लंबे नहीं। महाराष्ट्र में शरद पवार जी ने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में मणिपुर की स्थिति बन चुकी है, पूरा देश अशांत है। जब अपनी लोकसभा शुरू होती है तो राहुल गांधी जी के भाषण को पूरा सत्ताधारी दल शांति से सुनता है। एक ही बार मोदी जी खड़े हुए थे जब उन्होंने हिंदुओं के बारे में कुछ कमेंट किया था राहुल गांधी जी ने, बाकी हमने राहुल गांधी जी का पूरा भाषण शांति से सुना। मगर जैसे ही प्रधानमंत्री जी मोदी जी खड़े हो गए, राहुल गांधी जी खुद सारे सांसदों को कह रहे थे कि वेल में आओ। यानी जो बदला हुआ चित्र है वो आपके सामने है। अब एक बात जो बार बार आती है, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को ये कहे कि आज आपने सलमान खुर्शीद जी की बात को ये कहा कि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, लेकिन जो राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर हमारे देवताओं के चित्र बताकर ये कहा था कि यहाँ के हिंदू हिंसक है, हिंसा करते हैं, तो मैं एक जवाब चाहता हूं कि पाकिस्तान में जब भी कोई घटना होती है, बांग्लादेश में कोई भी घटना होती है, तो क्यों हिंदुओं पर वहां आक्रमण किया जाता है? क्या हिंदू समाज ये सारा चुपचाप सहता है? इस भारत में 80% समाज यह हिंदू है, उसके बावजूद हमने कभी कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। न यहां पर चुनाव में जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी हो या कोई हिंदू समाज ये अल्पसंख्यकों पर आक्रमण करता है। ये क्यों ऐसी जगह पर होता है? ये बंगाल में क्यों होता है? ये बांग्लादेश में क्यों होता है? ये पाकिस्तान में क्यों होता है? और क्यों कांग्रेस पार्टी इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती? क्यों नहीं राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट की? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी बोलती? ये जरा कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज बताना चाहिए। राइट, सो लेट्स आस्क हिम। शकील चौधरी साहब बोलिए। हाँ, गणेश जी ने बहुत सही सवाल किया। अभी ये एक बात बताइए, मैं गणेश जी से पूछना चाहता हूं या आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जिस तरह से गणेश जी ने कहा कि क्या मोदी जी ही पूरा हिंदू धर्म है? क्या ये सरकार ही पूरा देश है? लोकतंत्र में सरकार का विरोध करने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो इस देश का नागरिक है, और हम विपक्ष में रहते हुए हमारा यही धर्म है कि हम आपको सही दिशा दिखाएं। और राहुल जी ने कहीं नहीं कहा। देंगे आप जी बोलिए बोलिए, शकील चौधरी साहब बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है गणेश जी, ऐसा कुछ नहीं है।
प्रधानमंत्री जी आप बिल्कुल आके बोले, प्रधानमंत्री जी आए, जो सवाल हम नेता विपक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी ने किया उसका जवाब दें। उन्होंने जनहित मुद्दों से जुड़े हुए सारी बातों को जो रखा। आप जो धर्म की बात कह रहे हो, क्या मोदी जी ही पूरा हिंदू धर्म है? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म बहुत सहिष्णु धर्म है और हिंदू धर्म ने हमेशा एक शांति का ही संदेश दिया है। और वही राहुल जी ने कहा था सदन के अंदर कि यहाँ पर जिस तरह से एक हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह से ये सरकार भ्रमित करने का काम कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। हम देश को प्रगति में लाने की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से बेरोजगारी और तमाम मुद्दे, जिस तरह से हमारे क्या नाम अग्निवीर वाले मुद्दे पे मोदी राहुल जी ने सवाल उठाया था, तमाम हम ऐसे मुद्दों पे जो देश हित के लिए जरूरी है इसको रेखांकित करते हैं कि इस पे सरकार अपना रवैया दे और सरकार इस पे विशेष रणनीति बनाकर काम करे जिससे कि लोगों का फायदा हो। जिस तरह से विपक्ष में जनता ने हमें बिठाया, हमारा काम यही है कि हम आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करें। अगर ये करने से देश का विरोध होता है या आप मोदी जी पे उंगली उठाने पे हिंदू धर्म का विरोध होता है, तो ये आपकी अपनी मानसिकता हो सकती है। ना मोदी जी पूरा देश है और ना ही आपकी सरकार, मोदी जी पूरा हिंदू है और ना ही आप विपक्ष, आपकी गवर्नमेंट पूरा देश है। तो ये बात जान लीजिए गणेश जी, क्या आपका विरोध आज निर्मला सीतारमण ने रिलीफ दिया। 2 दिन पहले राहुल गांधी चिल्ला कर चीख रहे थे कि टैक्स टेररिज्म है, मिडिल क्लास इज बीइंग ओवर टैक्स, कैपिटल गेन्स, इंडेक्सेशन। राहुल गांधी ने टैक्स टेररिज्म कहा। क्या आज निर्मला सीतारमण ने जिस प्रकार से रिलीफ दिया है, क्या आपको लगता है ये राहुल जी का जो एक ठोस जो डिटरमाइंड डिबेट है उसके नतीजा है? कैसे देखते हो आप उसको शकील जी? मैं कुछ व्यस्तता थी, मेरी कुछ मीटिंग्स थी, इसलिए मैं निर्मला जी के बयान नहीं सुन पाया। रिलीफ दिया है सर अबाउट द इंडेक्सेशन कैपिटल गेन्स में जो राहुल गांधी जी बार-बार चिल्ला रहे थे मिडिल क्लास को कोई रिलीफ नहीं है, टैक्स टेररिज्म है, आप लोग गरीबों को टैक्स कर रहे हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो लगाया गया था, नहीं, मुझे एक बात बताइए, जो बजट आया था उसमें आम आदमी के लिए क्या था? आम आदमी के लिए झुंझुना था। जी, तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि निर्मला सीतारमण जी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने लोगों की बात सुनी है और वो इंडेक्सेशन वापस लागू कर दिया है। जी, मुझको ऐसा लगता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। रिलीफ दे दिया, थोड़ा रिलीफ दे दिया मिडिल क्लास को। शी इज रिलैक्स्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द कैपिटल गेन्स। या गणेश जी, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जी का डिटरमाइंड जो डिबेट था कि पुअर मिडिल क्लास को बहुत टैक्सेशन हो रहा है, ये टैक्स टेररिज्म है, उन्होंने पूरे सिस्टम को टैक्स टेररिज्म कहा कि आप गरीब और मिडिल क्लास से वसूल कर रहे हो और अमीरों का फायदा हो रहा है। A1 A2 अडानी अंबानी। गणेश जी, ऐसा है कि आई होप नंबियार जी यू वोंट डिस्टर्ब मी, मेरी पूरी बात आप सुन लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं बताएगी कि इसके बारे में कहने का उनको कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। हमने जब बजट में ये बातें कही थी, और जब आप ये कहेंगे कि आम आदमी को कुछ नहीं मिला, आम आदमी को कुछ नहीं मिला, ये सारा बजट जो है ये A1 और A2 का है, तो ये स्वाभाविक है। और नंबियार जी, वॉट एवर द थिंग्स कांग्रेस नाउ सेइंग इन द पार्लियामेंट, और मैं चौधरी जी से भी चाहूंगा कि चौधरी जी, क्या आप ये बात जानते हैं, ये जितने एयरपोर्ट देने का जो सारे एग्रीमेंट्स जिनके टेन्योर में साइन हुए, या जो रेयन के एग्रीमेंट आपने अंबानी जी को दिए ना सर, उस समय इंदिरा गांधी जी पहली बार प्रधानमंत्री थी, दूसरी बार राजीव गांधी जी थे। इसको थोड़ा याद कर लो। तीसरी बात जो अभी नंबियार जी आपने हमसे पूछा, तो जब ये बजट संसद में पेश हो रहा था, उस समय एक बात निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट रूप से कही थी, वो ये कही थी कि ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है और हम आने वाले पीढ़ियों पर कर्जा नहीं रखना चाहते। यह भारत है, इस भारत में जो भी आमदनी हमें होती है उसमें से एक हिस्सा हम बचत के रूप में रखते हैं और हमारी ये आदत है, हम इसे बढ़ाना चाहते हैं। आने वाली जनरेशन्स पर हम कर्जा देकर जाना नहीं चाहते, उसके लिए हमने कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, अब जब कांग्रेस पार्टी, यानी ऐसा है कि उन्हें जब कुछ मिलता नहीं है तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बजट बिहार का है, ये बजट आंध्र प्रदेश का है। ये वो बात भूल गए, वो 20-30 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं
जबकि 70,000 करोड़ तो हमारे वाढ़वण बंदर के लिए मिले थे, ये बात तो भूल गए। जबकि 16,500 करोड़ ये तो महाराष्ट्र के रेलवे प्रोजेक्ट के लिए मिले। उन्होंने बजट पूरा पढ़ा नहीं था, वे ये ढूंढ रहे थे A1 A2, अब A3 भी कहीं से वो ढूंढ के लाएंगे। अब ऐसा है नंबियार जी, आपने जो बात कही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में, तो देखिए ऐसा है कि बहुत मतलब इसमें मतांतर है कि ये रखा जाए न रखा जाए, इसलिए सरकार ने आपको 2 तरह के ऑप्शंस दिए, यू मे कंटिन्यू दैट, और जिनको ये नहीं चाहिए होगा वे दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। हमने ऑप्शंस लोगों के लिए दिए हैं, क्योंकि ये बजट ये लोगों के लिए है, न कि किसी एक परिवार के खुशहाली के लिए बजट रखा हुआ है। ये मेरी बात है, और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को कभी ना कभी बताए। अदानी अंबानी अदानी अंबानी अदानी अंबानी अदानी अंबानी, क्या हो रहा है? इतने सालों तक जिनकी गोद में कांग्रेस पार्टी खेली, अब शायद मौका मिले न मिले, क्योंकि 10 साल अब 15 साल होने को आएंगे। 2029 में पता नहीं ममता दीदी और कोई बड़ा खेला कर जाएगी। अब इससे बाहर निकलिए, अब इससे बाहर निकलिए। अब देश को तरक्की पर ले जा रहे हैं, तरक्की पर। मेरा इतना ही राजीव जी आपसे पूछना सवाल है जी, यहाँ ये देश यदि हम गलत रास्ते पर लेकर जा रहे, क्या हमारा जीडीपी नीचे आ रहा है? जीडीपी नीचे नहीं आ रहा है सर। बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होना चाहिए, मैं आज आपको फिगर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन राजीव जी गए 10 सालों में जो 2011 और 12 के टर्म में जो हमने खर्चे किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज उसके 10 गुना पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रहे हैं। राजीव जी उसमें बदलाव तो आया है, मेरी एक समझ में नहीं आ रहा है इनकी दिक्कत क्या है। अदानी अंबानी के बारे में ये जब बार बार कह रहे तो भाई इनको तो हमने मार्केट में लिया, मार्केट में तो आप लेकर आए थे ना। यदि उनको विदेशी कंपनियों के सामने खड़ा होने का मौका मिलता होगा, और हम उन्हें प्रयास करके मौका दे रहे हैं, हम टाटा को भी मौका दे रहे हैं ना, हमने किसी को ना तो नहीं कहा। अब वो आपके गले नहीं पड़ रहा है तो सर इसमें हमारा दोष क्या है? राइट, लेट्स आस्क शकील चौधरी साहब। बंद होनी चाहिए जी। तो शकील चौधरी साहब तो होते हैं। शकील चौधरी साहब आप बताइए कि गणेश खनकर साहब का और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, इंटरनेशनल एजेंसीज जितनी भी हैं वो सब की सब ये कह रही हैं कि भारत की जो उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, वो काबिले तारीफ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है। और जहां तक और अंबानी जी और अडानी जी को लेकर के आपको क्या ऑब्जेक्शन है? अडानी जी को जो पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था, सर पूरी बात सुन लें, अडानी जी को पहला कॉन्ट्रैक्ट जो मिला था बड़ा, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त मिला था। और जहां तक धीरूभाई अंबानी का प्रश्न है, धीरूभाई अंबानी बने इंदिरा जी के वक्त। अब आप बोलिए जी। अभी गणेश भाई ने एक बात कही है जी कि हमारी वित्त मंत्री ने कहा हाउस में कि हम जो पैसा खर्च करते हैं, जो पैसा आता है उसमें बचाते हैं, सेविंग करते हैं। फिर हम 10 गुना ज्यादा, अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में कहा कि हम 10 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं जी। मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर उनको बोलने दीजिए ना प्लीज। गणेश खनकर हेलो, उनको बोलने दीजिए। बोलिए शकील जी, बोलिए आप, बोलिए। हाँ गणेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए बचत करती आए हैं वित्त मंत्री जी, और ये मोदी सरकार लगातार बचत करती आई है एक्स्ट्रा, तो मुझे बताइए कि हम 192 गुना ज्यादा, मुझे बताइएगा 192 गुना ज्यादा देश पे कर्जा क्यों हो गया? अगर आपके बजट में इस तरह आप सेविंग ही करते आ रहे थे तो देश पे इतना कर्जा क्यों? मात्र 9 सालों में 192% का इंक्रीजमेंट क्यों हो गया कर्जे का? मुझे ये सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने अभी कहा कि हमारी वित्त मंत्री जी जो भी क्या नाम बजट बना रही हैं, आम जनता के लिए बना रही हैं, वो तो पूरी जनता को पता है कि उन्होंने किसके लिए बनाया है। जो विपक्ष ने आरोप लगाया था उसका तो एक भी जवाब नहीं दिया गया। कुर्सी बचाने के लिए दो राज्यों को दबाकर दे दिया गया ताकि वो कुर्सी हमारी बची रहे। तो मुझे इस पे आप जवाब दीजिएगा जी। सर उनको खत्म करने दीजिए ना गणेश जी। राजीव जी अभी वो गणेश जी 1 मिनट आप दीजिएगा जवाब, मगर मेरे और आपसे जो सवाल आपने मुझे बताया मैं उसको पहले पूरा दोहरा लूं। ये इतना कर्जा क्या नाम 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा देश पे मात्र 9 सालों पे 192% क्यों इंक्रीजमेंट हुआ? दूसरा, आप कह रहे हो कि 10% ज्यादा दे रहे हो, ठीक है 10% ज्यादा दे रहे हो, तो ज्यादा दे रहे हो तो सेविंग कैसे कर रहे हो? मुझे एक बात बताइए। और दूसरी चीज है, तमाम विभागों के जो करप्शन हुए हैं उनके ऊपर तो आपका कभी कोई आप लोगों का उस पर कोई विचार नहीं जाता है।
तीसरी चीज है बेरोजगारी। आप कह रहे हो जीडीपी नहीं बढ़ रहा, जीडीपी नहीं घट रहा, जीडीपी नहीं घट रहा है, बात सही है, मगर उसके आंकड़े, सीएजी के आंकड़े जो बीच में आए थे, आपने उसको भी दबा दिया। बताइए मुझे कि सीएजी के आंकड़े या सरकारी आंकड़े जो अपने हिसाब से एक मीडिया जो एक फॉर्मेट बना के आपको, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, आपके सामने पेश कर देते हो, इसका एक निष्पक्ष रिपोर्ट क्यों नहीं लागू बाहर निकालते हो, जिससे आम जनमानस को ये पता चल सके कि सरकार क्या कर रही है। जी राइट नाउ ओवर हियर जस्ट वन स्मॉल थिंग गणेश खानकर जी, क्योंकि क्या है कि बजट के ऊपर हम लोग पहले भी बहुत डिस्कशन नहीं मुझे राजीव जी, आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं सर, आप ही के पास राजीव डिस्कशन बहुत ज्यादा कर चुके हैं, सो आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू मच अबाउट द बजट। बोलने दीजिए सर। बोलिए प्लीज गो अहेड। ऐसा है चौधरी जी, एक तो कांग्रेस पार्टी को बजट नहीं समझ में आता होगा तो वो उनका दुर्भाग्य है। ऐसा है सर, जो बजट रखा जाता है तो बजट की साइज को चेक किया जाता है। यदि आपके घर में 10 साल पहले यदि 1,000 रुपए की सैलरी आती थी तो 1,000 रुपए के सैलरी पे बैंक आपको कर्जा देती है, उसका ईएमआई तय होता है। 10 साल के बाद में आपकी पगार 1 लाख रुपए हो गई तो वो 1 लाख रुपए पे आपको ईएमआई दी जाती है। ये थोड़ा सा बजट के साइज को समझ लीजिए। हमारा बजट 10 साल पहले क्या था और आज हम कितने ट्रिलियन पर पहुंचे हैं, जरा इसको थोड़ा समझ लीजिए। यदि कांग्रेस पार्टी को नहीं समझ में आता होगा तो आपने गोदी मीडिया कहा, तो ये आपको जो पप्पू मीडिया है ना, पप्पू मीडिया, नहीं, गणेश जी सुनिए, बजट का ज्ञान तो हमें ना दीजिए, आपसे ज्यादा बजट हमने हाउस में पेश किया, कांग्रेस ने पेश किया। आपने जो सेविंग बताया कि सेविंग वित्त मंत्री जी सेविंग कर रही है, अगर वो सेविंग ही कर रही है तो कर्जा क्यों बढ़ रहा है, वो बताइए कि कर्जा क्यों बढ़ रहा है। राजीव जी आप इनकी क्लास लीजिए। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे आप ये बताएं सर, वैसे एक्चुअली बाय द वे द सेविंग्स हैव कम डाउन, नॉर्मल मिडिल क्लास की जो सेविंग्स है वो नीचे आई है, बड़ी नहीं है, ये भी आपको बता दूं। दूसरी चीज सर, ये कहा गया कि ये बजट जो है ये इसका प्रतीक है, गणेश खानकर जी आपसे पूछ रहा हूं, इस बात का प्रतीक है कि आप टैक्स हमें करते हो अमेरिका की तरह और सर्विसेज देते हो सोमालिया की तरह। गणेश खानकर जी बिल्कुल नहीं। ओके ऐसा अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं, क्योंकि आज भी मैं ऑफिस आते आते आज भी मुझे सर 1 घंटा 55 मिनट लग गए पहुंचने में, ये बता रहा हूं आपको मैं। नहीं बिल्कुल राजीव जी आप कहते होंगे, देखिए जी सर बोलिए। 2014 के बाद राजीव जी हम इस पे किसी को दोष नहीं देंगे। ये पता नहीं कांग्रेस के लोगों की क्या मानसिकता है, जब वो चुनकर आएंगे तो जनतंत्र सही चल रहा है, विरोधी पार्टी चुनकर आएगी तो जनतंत्र खतरे में होता है, ये उनकी मानसिकता है, वो ठीक है। ऐसा है साहब कि जिस तरह से मुंबई बढ़ रही है, देश में शहरों का विकास हो रहा है राजीव जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो आज तक हमने खर्चा करने की आवश्यकता थी हम उसमें कम पड़ रहे हैं। अब मैं मुंबई की आपको बात बता दूं, यदि आज के समय हमने मेट्रो का विकास यदि गति से नहीं किया तो आने वाले दिनों में जो जनसंख्या मुंबई की बढ़ रही है, हम उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा हम दे नहीं पाएंगे। यदि डीपी रोड जो सारी व्यवस्था में आज हम डीपी रोड खोल नहीं पा रहे, हम कोस्टल रोड का काम यदि नहीं करेंगे तो सर जो सिटी में आने के बाद जो लोगों को सिटी के बाहर ले जाने की व्यवस्था है हम खड़ी नहीं कर पाएंगे। और साहब ये मैं कह रहा हूं केवल इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप सिविलाइजेशन की जो रेटिंग है, जो सिविलाइजेशन का जो सारा फिगर है सर, आप उसे चेक करिए कि कितने बड़े गति से दुनिया में जो शहरों के विकास हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी दरिया भारत की है कि लोग गांव छोड़कर शहरों में आकर बस गए। अब गए 10 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये खर्चा करना जब शुरू किया है तो राजीव जी ये स्वाभाविक रूप से हम ये खड्डा भरने की कोशिश कर रहे हैं जो बरसों तक यहाँ पर इकोनॉमी में आ चुका है, और ये आसान नहीं है। गणेश खानकर जी, गणेश खानकर जी, this is really my last question insofar as infrastructure etc is concerned, but that's a separate issue. One small thing to you, आपने मेट्रो की बात करी, आपने बाकी सब चीजों की बात करी, ठीक है, lovely, very good. We getting a world class city, we getting so many other things and so on and so forth. There is one particular project by the way which is very close to my heart, which no government, not yours,
नॉट द कांग्रेस, नॉट एनीबडी। कोई उसके बारे में ना ध्यान देता है ना उसको कोई करता है, क्योंकि उसमें आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, लेट मी पुट इट, जितना बटना चाहिए वो बट नहीं सकता है। जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है सर, मुंबई शहर का रेलवे का जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है, उसको अपग्रेड करने के लिए आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है। यह प्रपोजल आया था और जबरदस्त प्रपोजल था कि लोकल ट्रेन नेटवर्क जहां चल रहा है उसके ऊपर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बना करके और लोकल ट्रेन चलाई जाएं, डबल हो जाएंगी इंस्टेंटली भीड़ जो है वो आधी हो जाएगी एक एक नेटवर्क में। आज तक किसी ने नहीं किया, इस सरकार ने भी नहीं किया। और तो और छोड़िए गणेश खानकर जी, इसका जरा जवाब मुझको दे दीजिए। दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन, व्यक्तिगत सवाल है। जो रेलवे बजट आया करता था वो आपने बंद करके उसको बजट के अंदर डाल दिया, जिससे अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा कि असल में रेलवे की क्या एलोकेशन है। उसके लिए डीप में जाना पड़ता है। यू हैव टू पुट अ रिसर्च टीम देयर जस्ट टू फाइंड आउट कि रेलवे को क्या मिला इस बार। गणेश खानकर जी बताएं प्लीज, यू आर अ मुंबईकर योरसेल्फ, आप बताएं सर। ऐसा है कि आपकी जानकारी के लिए राजीव जी, मुंबई में लोकल ट्रेन आपको यदि बढ़ानी है तो आपके पास अभी दो ही उसके लिए रास्ते बचे हुए हैं। इधर आप नए लाइंस बढ़ाइए, नए लाइंस बढ़ाने के लिए आपके पास जगह बची नहीं है। ये कब हो सकता है? जब आप मुंबई से दिल्ली तक का फ्रेट कॉरिडोर जो आप अलग से बना रहे हैं, वो फ्रेट कॉरिडोर जब बनेगा, मैं आपको वेस्टर्न सबअर्ब की बात बता रहा हूँ। देखिए, हार्बर लाइन गोरेगांव तक आ चुकी है, गोरेगांव से हम उसे बोरली लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप समझे नहीं, ये मैं पढ़ चुका हूं सर, ये जीडी खोसला कमेटी में है। आई एम टॉकिंग अबाउट एन एलिवेटेड कॉरिडोर, एन एलिवेटेड ट्रेन अबव द ट्रेन। वो बताइए ना सर। मैं आपको राजीव जी वही बात बता रहा हूँ। जी बोलिए। आई नो एलिवेटेड जिसकी बात आप कर रहे हो जी, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मलाड और गोरेगांव में इवन अप टू कांदिवली आपको नई लाइन भी डालनी होगी ना राजीव जी, तो आपके पास आज के समय में जगह नहीं है नीचे से लाइन डालने के लिए। आपको समझो एलिवेटेड भी ट्रेन करनी है राजीव जी, तो सारी जो सिस्टम आपको खड़ी करनी पड़ेगी। करेक्ट, उसके करनी लिए पड़ेगी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अभी जो लाइंस आपने डाली है ना राजीव जी, अभी जो लाइंस आपने डाली है उसी के बीच में तो आपको पिलर डालने हैं जी, उसी के ऊपर आप सारा ब्रिज का काम करने वाले हो। करेंगे। आज की स्थिति में इट इज प्रैक्टिकल। मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड, शकील चौधरी जी जो बीजेपी लेके घूम रहा है, इज फैंटास्टिक। चौधरी साहब, पीएम किसान इतने करीबन 12 करोड़ फार्मर्स इसका बेनिफिट ले रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं। आवास योजना 4 करोड़ को दिया और 3 करोड़ लोगों को घर देने वाले, उज्ज्वला 11 करोड़ के आसपास, आयुष्मान 12.5 करोड़ के आसपास बेनिफिशियरीज है और इतने सारे घर। नल से जल लास्ट वीक का 15 करोड़ घर को नल से जल से कनेक्ट कर दिया है। तो फिर हर घर शौचालय करीबन 13 करोड़ के आसपास, स्वच्छ भारत। तो ये जो उपलब्धि है, गरीब से गरीब रूरल एरियाज को जोड़ना, सुविधा, मूलभूत सुविधा देना, कल्याण योजना, क्या इसमें आपको कुछ डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है चौधरी साहब? मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड इज अ फैंटास्टिक एस्टाउंडिंग रिपोर्ट कार्ड चौधरी साहब। नहीं, देखने के लिए बहुत अच्छा एक वो बनाया है, देखने के लिए बहुत अच्छा वो बनाया। आप यूपी में जाकर देख लीजिए, जो अभी अब जल नल वाला योजना बता रहे हैं, कितनी दयनीय स्थिति में है और कितनी जमीन पे उसका कितना काम हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। आप रिपोर्ट कार्ड निकलवा लीजिए, कहने के लिए या उसको एक डेस्क बना के प्रस्तुत करने के लिए बहुत अच्छा है। आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। मुझे बताइए, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के बाद भी भारत का हंगर डेस्ट 107 नंबर पे है। क्यों है ये 80 लोगों को अगर अनाज दे रहे हैं, 80 लोगों को अनाज देने से ज्यादा जरूरत थी कि उसमें लोगों को सक्षम बनाने की जरूरत थी, रोजगार देने के लिए जरूरत थी। मगर नहीं, इन्होंने फोर्स में भी अग्निवीर लाकर लोगों को टेम्परेरी बेस पे काम देने की शुरुआत किया है, जिससे आज युवा परेशान है और किसानों की स्थिति इतनी खराब है। आपको जिस तरह से बताया जा रहा है ऐसी स्थिति नहीं है। मैं यूपी से हूं, आप उत्तर प्रदेश में अगर जाकर देखेंगे इतनी दयनीय स्थिति है किसानों की। इन्होंने कहा था कि 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं गणेश भाई से कि बताइए गणेश दादा कि किसानों की आय कितनी दुगनी हो गई?
जितना पिक्चर में जो दिख रहा है एक डिस्प्ले पे, हकीकत वो नहीं है। उसको स्वीकार करिए और ऐसी एक प्लानिंग के साथ काम करिए कि जिससे लोगों को भला हो सके। किसानों को जिस तरह एमएसपी के लिए किसान लगातार, अभी आपको पता है, लगातार किसान आंदोलन के लिए परेशान है कि अपनी बात कहने के लिए, मगर नहीं, सरकार उनको किसी तरह से सुनने के लिए राजी नहीं है। एमएसपी पे किसानों की मांग है, उस पे सरकार की कोई योजना नहीं है कि उसको बनाकर किस तरह से किसानों के बीच में जाया जाए और किसानों की आय दुगनी होने, सिर्फ कहने से आय उनकी दुगनी नहीं होगी, उनके फसलों का आपको पता है जो अभी आधा देश पानी बिना परेशान है और आधा देश पानी से परेशान है। राजीव जी आप अच्छी तरह जानते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कितने फसलें पानी में बर्बाद हो गई हैं। अब उन किसानों का क्या हाल होगा जिन्होंने खाद, अनाज, बीज ऐसे से लेकर डाला था, वो पानी में या तो डूब गया है या तो पानी बिना सूखा पड़ा हुआ है, ये स्थिति है। मगर इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का ख्याल रहता है, उनके लिए प्लानें बनती हैं, उनके लिए योजनाएं बनती हैं, आम जनमानस तक इनकी कोई योजना पहुंचती नहीं है। मैं मानता हूं कुछ योजनाएं पहुंची होंगी कुछ हद तक, मगर जिस तरह से अभी आपने कहा कि जल नल वाले में एक बार जांच पड़ताल करा के बोलिए, क्या नाम बताएं, वहां स्थिति इतनी खराब है कि जिन्होंने मात्र 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट पे इन्होंने पाइपें डाली थी, वो पाइपें एक थोड़ी सी बारिश या तो वहां पे अगर कोई गाड़ी लेकर गुजरा है तो वो कट के क्या नाम वहां पर पानी लीकेज का काम, लीकेज शुरू हो गया है। ये है इनका जल और नल योजना वाला प्लान। इसीलिए इनके प्लान जो प्लानिंग करके प्रस्तुत किया जाता है वो बेहतरीन होता है, मगर जमीन पे उसकी वास्तविकता ना के बराबर होती है। गणेश खानकर जी, एक छोटी सी चीज है सर, प्रदीप जी एक छोटी सी चीज है सर, गणेश खानकर जी जरा ध्यान दें, फाइनेंशियल सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स फ्रॉम 2021 to 2023-24 have fallen by over 9 लाख करोड़ सेविंग्स। मतलब लोग जो हैं अपनी सेविंग्स खर्च रहे हैं सर इस वक्त, विच मीन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इज रियली बिकम वेरी वेरी हाई। 9 लाख करोड़ से कम हुई है सर गणेश खानकर जी, इसको जरा माइंड में रखिएगा। प्रदीप जी या नो, मैं वही उनको बोल रहा था अपना शकील साहब को, शकील साहब, और जो आंकड़ा दिया है मोदी साहब का कहना है कि ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो पीएम किसान योजना है 17 इंस्टॉलमेंट दे चुका है मोदी जी, और वर्ल्ड का नंबर 1 डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर 3.24 लाख करोड़ उन्होंने किसान के अकाउंट में डायरेक्टली डाल दिया है। तो क्या ये सब उपलब्धियां आप नहीं गिनाओगे? आप किसान की समस्या के बारे में बात कर रहे थे, पॉवर्टी। मुझे एक बात बताइए, किसान को आपने जो पैसा आपने दिया, ठीक है, ये इस थोड़े से पैसे से किसान का वो लाभ नहीं होगा जो जरूरत है कि उनके खेत में या उनको जिस तरह से सपोर्ट चाहिए उस तरह सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आप मुझे बताइए 2000, 4000, 6000 जो खातों में जा रहा है, और आप डीएपी का रेट पता लगा कर देख लीजिए, जो डीओपी 2014 से पहले 700-800 का मिल रहा था, 1200 रुपए का रेट है, प्लस ब्लैक मार्केटिंग हो रही है दबा के। मगर इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक ही ढिढोरा पीटा कि हम किसान निधि योजना टाइम पे उनके खातों में डाल के, आप मुझे देखिए सिर्फ इस योजना को अपडेट करने के लिए, केवाईसी करने के लिए कितना किसानों को परेशान होना पड़ता है, और तब जाके उनके खातों में ये पैसा आता है। जरूरत ये नहीं थी कि ये पैसा देके किसानों, उसमें भी एक पात्र की एक सूची बनती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरत है किसानों को ऐसा प्रोत्साहन देने की, ऐसा सहयोग करने की कि हर किसान तक एक लाभ पहुंचे और हर किसान खुद सक्षम हो जाए कि वो अपने अनाज को पैदा कर। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, तमाम ऐसी फसलें हैं जो फसलें पानी से पैदा भी होती है और पानी के कारण नुकसान भी हो जाती हैं। कभी भी सरकार ने उनको लाभ नहीं पहुंचाने की कोशिश कर पाई है। तमाम सरकार की इंश्योरेंस पॉलिसियां आई हैं, कई 100 करोड़ों, हजारों करोड़ों का क्या नाम वादा होता है, हजारों करोड़ों के क्या नाम पॉलिसियां बनती हैं, मगर आम किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और रही बात जो आपने कहा कि सेविंग नहीं बची है, छोटे छोटे कारोबारों का इतना बुरा हाल है, इतनी दयनीय स्थिति में है, जब उनके पास अर्निंग इनकम नहीं होगी तो खर्चा कहां से करेंगे? तो इसलिए सेविंग कहां से बच पाएगी? आप छोटे व्यवसाय की इतनी दयनीय स्थिति है कि आप जमीन पर जाके पता चलेगा, यहाँ जो बड़े व्यापारी हैं वो सब अच्छा दिख रहा है, सब चंगा दिख रहा है, एक फ्रेम बना के, ड्राफ्ट बना के प्रस्तुत कर दिया जाता है और सरकार हाउस में अपना पीठ खुद थपथपा लेती है। गणेश खानकर जी, यहाँ पर 2 चीजें हैं। नंबर 1, जहां तक किसानी के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल होती है ना सर, पिछले 10 साल में देखिए कीमतें कितनी बढ़ी हैं।
पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, जो यूरिया हो गया, बाकी सब चीज हो गया, हर चीज के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया है। तो किसान पहले मरा हुआ था, अब जरा और मर गया है। उसके अलावा हमारे बड़े अच्छे मित्र नितिन गडकरी साहब ने, उन्होंने चिट्ठी लिखी है निर्मला सीतारमन जी को, अरे यार लाइफ इंश्योरेंस से तो जीएसटी हटा दो और बाकी मेडिकल इंश्योरेंस से तो हटा दीजिए। अब आप बोले 25,000 करोड़ आपने इकट्ठा किया है ये मेडिकल इंश्योरेंस पे टैक्स लगा के, जीएसटी। गणेश धानकर जी प्लीज गो अहेड सर। राजीव जी, आपकी सारी बातें हमने सुन ली, लेकिन पिछले 10 सालों में यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग की खबर कोई आपके पास आई क्या अभी तक? नहीं, फिलहाल तो नहीं आई। फिलहाल तो अभी शकील साहब ने पहली बार बताई है वो। हाँ, तो ठीक, उसके बारे में बात एक तो करेंगे। मैं- चलिए एक बात हो गई ना सर राजीव मेडिकल जी- इंश्योरेंस की तो बात करें। जीएसटी लगा मैं दिया बता उसने, रहा हूं। उसके ऊपर तो नितिन गडकरी साहब ने नहीं लिखा है। राजीव जी इसकी मैं राजू पुष्टि जी, अभी करता हूँ। आपने राजीव जब जी ये पूछा है जी। तो मैं आपको ये बात बता दूं। देखिए कि ये मांग वर्षों से उठ रही है। जैसे मैंने आपने लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल के बारे में आपने कहा, जो जी। मांग थी वो लॉन्ग टर्म वित्त मंत्री जी ने कैपिटल मांग- गेन्स टैक्स जी, LTC बराबर है, लॉन्ग जी। टर्म कैपिटल गेन। अब जी। इसी तरह से ये मांग बरसों से उठ रही है, उस पर भी विचार मेरी जानकारी में शुरू है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फाइनेंस से संबंधित बहुत ज्यादा वक्तव्य नहीं देता हूँ, इसलिए मैं आज इसके बारे में आपसे नहीं कहूंगा। जी। लेकिन आपने बात कही बिल्कुल सही है। नितिन गडकरी जी ने इसके बारे में मांग की है, उसकी देश भर में चर्चा भी हो रही है। अभी आपने जो मुझसे एक बात कही, तो राजीव जी ये मैं मान लेता हूं कि ये सरकार जुमला है, ये सरकार सिर्फ व्यापारियों के बारे में ही सोचती है और गरीबों के बारे में ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैंने आपको कहा कि ये सरकार जुमला है, ये मैंने कब बोला? अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर। ये क्या हो राहुल गया? गांधी राहुल गांधी जी के बारे अरे आप सुन तो लीजिए राजीव जी। आप बोलिए ना सर, बोलिए अब इसमें समझो, अब नंबियार जी ने जो बात कही जी। कि भाई हर घर शौचालय बना है, हर घर नल से जल आ रहा है, या हर घर बिजली पहुंची है, तो शायद नंबियार जी इनमें से कोई फायदा कांग्रेस के प्रवक्ता के जो घर में उत्तर प्रदेश में अभी तक शायद नहीं मिला है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी पूरे देश में यदि हर घर शौचालय बना है और इन्हें रोज सवेरे गांव में जाने के बाद परेशानी होती है, अपने घर के बाहर जाना पड़ता है, तो कल ही मैं इस पे इंक्वायरी कमीशन बिठा दूंगा। दूसरी बात, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी लगभग राजीव जी 24 घंटे बिजली है। जो बिजली की आने जाने की बात थी, 2 घंटे बिजली, 4 घंटे बिजली, राजीव जी मैं भी यूपी के 3 चुनाव में जा चुका हूं और मैंने यूपी की हालत इंटीरियर की बड़ी नजदीक से देखी है। ये मैं 90s की बात कर रहा हूं मैं। अब जब 10 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली आना जाना लोग भूल चुके हैं, यदि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता रात को बिजली जाने से परेशान है, उन्हें मच्छर काटते होंगे, तो मैं इसके लिए जरूर इंक्वायरी कमीशन बिठाऊंगा। यानी सुविधा तो मिल रही है। आपने बात कही किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं लेकिन वो खुश नहीं है। राजीव जी, मैं आस्क यू वन क्वेश्चन प्लीज। प्लीज गो अहेड सर, यू Sir. आस्क मी as many as you want, no problem, I'm there. सर, जी। चलो हम गलत हैं। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है और राहुल गांधी जी जो संसद में सारे मुद्दे रखते हैं, हमने सब मान लिए। सर, क्या आप एक मॉडल बता सकते हैं हमें? एक मॉडल बताइए जहां तेलंगाना में आपकी सरकार है, जहां पर आपकी सरकार है, आप किसानों को हर महीने, जो आपने कहा था कि हर महीने 8,500 रुपए खटाखट आप खाते में डाल देंगे। सब आप शुरुआत तो कीजिए। आपने चुनाव में लोगों से कहा, ना तो आप फाइनेंस के बारे में जानते हैं, ना सब आप कैलकुलेशन, क्योंकि ऐसा है एक दिन में 1 घंटे में आप 23,000 करोड़ बोलते अदानी को दिया, उसके 1 घंटे के बाद बोलते आपने 30,000 करोड़ दिया, उसके 1 घंटे के बाद बोलते आपने 35,000 करोड़। जो आपके मन में आए आप सभा में बोल देते हैं, बस इतना बोल देते हैं कि बड़े व्यापारियों को फायदा दे रहे हैं। मेरी एक समझ में आ नहीं रहा है भाई, हमने क्या फायदा दिया, हमने क्या लोगों से छुपाया? आप लोगों को बताइए तो सही। ये बार बार जुमला जुमला जुमला, तो क्या जुमला है वो तो बताइए। और ये बताइए कि आपके गांव में आपको सुविधाएं नहीं मिली है, तो मैं मान सकता हूं कि भाई हम जो सारी बातें कर रहे हो गलत है। आपको आज भी सवेरे हाथ में डिब्बा लेके गांव में बाहर जाना पड़ता होगा, तो मैं कहूंगा कि हमने सुविधाएं नहीं दी है। जरा आप बताइए हमें। खानकर साहब, मगर ये जो स्टैटिस्टिक्स लेके बात किया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने, यह है कि 7 साल में 54 लाख जॉब्स इट्स गॉन, पीपल हैव लॉस्ट जॉब, 54 लाख, ये ऑफिशियल फिगर्स उन्होंने कोट किए।
18 लाख एमएसएमईज शट डाउन हो गए खानकर साहब। ये मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी ने हाईलाइट किया है। पिछले 10 साल में 15 लाख लोगों ने सिटीजनशिप अपना सरेंडर करके इस देश छोड़ के चले गए। तो ये इट्स अ वेरी, तो आज जो बोल रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई इज दिस नॉट इश्यूज, ये सीरियस इश्यूज है। ये जो आंकड़े बेरोजगारी के, एमएसएमई शटडाउन और लोग पलायन कर रहे हैं, इस देश से बाहर जा रहे, सिटीजनशिप छोड़ के, दे आर सीरियस इश्यूज व्हिच द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टू लुक इनटू। गणेश खानकर साहब, इसमें नंबियार जी, वो जो आपने आंकड़े बताए वो तो मैंने भी पढ़े हुए हैं। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं। मैं गोवा गया था चुनाव के काम के लिए, मैं 1.5 महीना वहां पर था। वहां पर क्रिश्चियन समाज के घर खाली पड़े हैं सर। लोग यहां से पुर्तगाल शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि गोवा के क्रिश्चियन समाज के लोगों को दोहरी नागरिकता है। यदि वो पुर्तगाल जाना चाहते हैं तो उन्हें फ्री वीजा मिलता है। और मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं साहब, क्या यूरोप और अमेरिका में जाने के लिए कुछ गिने चुने लोगों को ही परमिशन है क्या? हिंदू जा नहीं सकते क्या वहां माइग्रेशन के रूप में? साहब लोग बस रहे वहां जाकर। अब जो लोग यहाँ से चले गए वो अपने माता पिता को भी लेकर जाते। मेरे पास से कितने उदाहरण हैं कि अब वहां के बच्चे आना नहीं चाहते, अपने माँ बाप को वहां बुलाकर ले रहे। और दूसरी बात, मैं इस बात को सकारात्मकता से लेता हूं कि यदि विदेशों में हमारे भारतीय वहां मूल के लोग वहां पर बसते होंगे, उन्हें वहां बसाया जा रहा होगा, तो ये उनकी बुद्धिमत्ता की कदर करके देखिए। ऐसा किसी को कोई ये पूरे दुनिया में ये वीजा इतना फ्री नहीं है सर कि आओ और हमारे यहाँ बच जाओ। कम से कम अमेरिका और यूके में कोई जरा भी सिस्टम नहीं है सर। आप 1.5 लाख निगेटिव लेना उद्योगपतियों चाहते ने, हैं आप ले सकते हो सर दूसरी 1.5 बात, लाख यार उद्योगपतियों ने और व्यापारियों ने भारतीय नागरिकता छोड़ करके विदेशी नागरिकता ली है। अभी ये लेटेस्ट फिगर है सर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का फिगर है, मेरा नहीं है। राजीव जी। आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी इंडियन एक्सप्रेस ने, मैं मानता जिसके हूं। एवज में किया 1.5 लाख पीपल हैव जस्ट गिवन अप इंडियन सिटीजनशिप सर। if things are so good, sorry 1,60,000 people, 1.6 million। सो अगर चीजें यहाँ पर इतनी बढ़िया हैं तो लोगों को तो यही रहना चाहिए ना सर, बाहर क्यों जाएंगे? आप बताइए गणेश खानकर जी। इजराइल जाने को तैयार हैं लोग सर, गाजा में काम करने को तैयार हैं। इजरायली एम्बेसी के सामने देखिए सर, वीजा के लिए लोग खड़े हैं, यूक्रेन में लड़ने को तैयार हैं। अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे नौकरी की कमी नहीं है। प्रदीप जी ने आपसे एक सवाल पूछा। नहीं सर राजीव जी, 53 लाख नौकरियां कम हुई हैं। राजीव जी बोलिए सर। मेरी एक बात का जवाब कोई मीडिया कर्मी या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता मुझे नहीं देता है। अच्छा ठीक है, चलिए अभी मेरा उल्टी गंगा इतना ही एक बहेगी, सवाल है। आप हमसे सवाल पूछेंगे, चलिए बोलिए। नहीं, सरकार हमारी नहीं है सर, राजीव जी, आपकी है। राजू जी आप मेरी बात सुन लीजिए। ये मैंने बोलिए हमेशा सर, से कहा है प्लीज बोलिए कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है पूरे देश में जी, और जिस तरह का नया कल्चर यहाँ पर आ रहा है, और गए 5 साल में, जैसे मैंने बार बार ये मैं कह रहा हूं कि एशिया स्पेसिफिक में जिस तरह की यहाँ पे अशांति फैली हुई है, उसके कारण यहाँ के जॉब क्रिएशन पे बड़ा फर्क पड़ा है। तो हाँ पड़ा है, और ये गए 5 साल में इसका फिगर जो है राजीव जी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण आप यदि देखेंगे तो मिडल ईस्ट में कितना फर्क पड़ा है। और आज मैं साउथ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, एशिया में साउथ पूरा पैनिक है, ये उसके कारण हो रहा है। ये 5 साल से हम भुगत रहे। इसके बाद अफगानिस्तान की छोटी सी मैं बात आपको बता दूं, ज्वेलरी और जेम्स के बारे में, जो रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण जितनी हमारी इकोनॉमी पे बड़ा फर्क पड़ा है, ये आप कभी काउंट करके देखिए। और दूसरी बात, यदि हमारे जॉब क्रिएशन में कमी आ रही है तो मैंने उसकी वजह बताई। तो आज देश में बिजली की खपत जो इंडस्ट्री में हो रही है राजीव जी, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक पर आज हम हैं। तो बिजली जा कहाँ रही है, ये भी तो कोई सवाल बताए ना, हमें जवाब दे कि भाई बिजली जा कहाँ रही है। मैं ये सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इंडस्ट्री में आज बिजली की खपत ये अपने हाईएस्ट पीक पर है और उसकी खपत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। नई इंडस्ट्री आ रही है देश में। एक जो फर्क मैं आपको बताता हूं, बट वेयर आर द जॉब्स? इंडस्ट्री आ रही है लेकिन वेयर आर द जॉब्स? आई डोंट सी देम। लेट्स गो अक्रॉस टू शकील भाई। शकील भाई बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। शकील साहब, गणेश खानकर साहब ने एक पिक्चर पेंट करी है कि जिसकी वजह से, देखिए साहब आंकड़े बहुत अच्छे, लेट्स बी वेरी क्लियर, इन टर्म्स ऑफ लार्ज इकोनॉमी हमारा जीडीपी जो बढ़ रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, और उसको एंडोर्स कौन कर रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंडोर्स कर रहा है उसको, वर्ल्ड बैंक एंडोर्स कर रहा है, जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, एवरीबॉडी, यू नेम इट,
whether it's the Wall Street Journal, whether it is Standard and Poor, whether it's Goldman Sachs, Morgan Stanley, everybody, हर एक को ये बोल रहा है भारत के अंदर निवेश कीजिए, सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था जो अभी चल रही है वो भारत की चल रही है। सर वहां पर तो मोदी जी का कुछ, राजीव जी, सर वहां पर तो मोदी जी की कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और अगर इन्फ्लुएंस है देन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर। सर बताइए, बोलिए शकील साहब। नहीं ठीक कहा आपने। मैं गणेश भाई ने अभी कहा कि यहाँ से जैसे जो लोग बाहर जाके रह रहे हैं जी, तो ये उनके लिए प्राउड की बात है। मुझे एक बात बताइए, उसमें कोई लेबर नहीं गया है, उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर गए हैं, और 15 लाख लोग कोई छोटा फिगर नहीं होता है। 15 लाख नहीं है। और क्यों गए हैं? जी, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों के राजकारण में देखा है कि किस तरह से नफरत का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, और तमाम तरह के कहीं जातीय, कहीं धार्मिक, तमाम तरह के इस तरह के उन्माद फैले हैं पिछले 10 सालों में। इसलिए कुछ लोगों ने यहाँ से अपना बुरिया बिस्तर छोड़कर बाहर बसने का प्लान किया है। ये अगर आप इस पे गौरव महसूस करते हो तो ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश का नागरिक कहीं बाहर जाके निवेश कर रहा है, वहां का वीजा ले रहा है, वहां रहन सहन को स्वीकार कर रहा है। वो मजबूरी में कर रहा है गणेश जी, इसलिए मजबूरी में कर रहा है कि उसको वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जिसकी वो अपेक्षा और उम्मीद करता है। इतना टैक्स देने के बाद भी अगर वो उम्मीद करता है कि मैं टैक्स इतना अच्छा सरकार को सपोर्ट कर रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी सुविधाएं मिले, मगर रोज यहाँ पर तमाम तरह के उन्माद को सरकार बढ़ावा देती है, और सरकार के ही शामिल तमाम मुख्यमंत्री और तमाम जिम्मेदार मंत्री जो है सेंट्रल और स्टेट के, जहां पे भी आपकी एनडीए की सरकारें हैं, कैसे बेहुदा बातें करते हुए पाए जाते हैं, मंच से ऐसी ऐसी बातें करते हुए पाए जाते हैं, एक धर्म विशेष को, व्यक्ति विशेष को इस तरह से टीका टिप्पणी करते हुए जाते। ये मूल जड़ है कि लोग अपने आप को शांति से रखने के लिए अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो जा रहे हैं। इसको अगर आप अपना गौरव या अपना पीठ थपथपाने के लिए आनंद महसूस कर रहे हैं तो ये गलत बात है गणेश जी। ये चिंता का विषय है कि हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना रहे हैं, बेहतर बनेगी। ये आप ही ने, ये कोई 2010-14 से नहीं चला आ रहा है, ये लंबा 2000 जब ये देश आजाद हुआ था, क्या था इस देश के पास? मगर नहीं, इस देश के लोगों ने, इस देश के तमाम व्यापारियों ने, इस देश के किसान मजदूरों ने, सबने संघर्ष करके आज यहाँ तक लाए। व्यापारी कहाँ से आ गए जी? अच्छा ये बताइए सर, क्यों नहीं व्यापारी आएंगे सर? शकील शकील साहब जो व्यक्तिगत सवाल पूछा था आपसे गणेश साहब ने, अपने मित्रों को फायदा दे रहे, हम वो कह रहे हैं मित्रों को फायदा देना और आम व्यापारियों को जो दिन रात संघर्ष करके देश के तरक्की में अपना योगदान देता है, वो व्यापारी की बात कर रहे हैं हम। आपके उन मित्रों की बात नहीं कर रहे। शकील चौधरी साहब, शकील साहब, अरे शकील साहब एक सेकंड, गणेश साहब एक सेकंड। जब भारतीय जनसंघ थी ना, मुझे अभी तक याद है, तो भारतीय जनसंघ की तरफ से हमारे एमएल सोनी साहब हुआ करते थे, नई दिल्ली से हमारे वो मेंबर पार्लियामेंट थे, क्योंकि हम भी नई दिल्ली में रहते थे। उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा टाटा, बिरला, डालमिया, इन तीनों का जिक्र आया करता था। तो जो भी ऑपोजिशन में होता है वो हमेशा यही कहता है कि गवर्नमेंट का नेक्सस है साहब, किसके साथ? इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। दैट्स अ सेपरेट इशू, बट आई वांट टू आस्क यू दिस शकील साहब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बात गणेश खानकर जी ने कही यूपी के बारे में, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, क्या यूपी में टॉयलेट्स नहीं है? क्या वहां पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है? क्योंकि यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्लेम है कि हाल ही में जब पीक डिमांड थी तब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने महाराष्ट्र से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, ऑलमोस्ट 688 मिलियन मेगावाट्स, विच इज ह्यूज। तो आप बताएं शकील साहब, असलियत क्या है? बोलिए। नहीं, मैं गणेश जी की बात से कुछ हद तक मानता हूं ये बातें कि लाइट डिपार्टमेंट में या लाइट विभाग में सुधार हुआ है, मगर आप ये कहें कि 24 घंटे लाइट नहीं कहीं आती है। कुछ सुधार हुआ है जिसमें कहीं जहां 12-14 घंटे आते हैं उसमें घंटे 2 घंटे बढ़े हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मगर हम 2024 में जी रहे हैं। अगर आज भी ये सुविधा हमें नहीं मिल रहा और कोई फ्री में नहीं दे रहा है, आप देखिएगा यूपी की सबसे महंगी लाइट है जी, यूपी में सबसे महंगी लाइट दी जा रही है। बट ये बार बार आलोचना, शकील साहब थोड़ा टॉपिक से डिविएट करता हूं,
बार बार हर चीज में आलोचना। आर्टिकल 370 35 Toilet- एब्रोगेशन 5 अगस्त को जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन हुआ, मगर नंबियार जी, राहुल जी उसी पर भी आलोचना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में टेरर अटैक्स हो रहे हैं। बीजेपी ने आंकड़ा दिया है, हाईएस्ट टूरिस्ट फुटफॉल्स, टूरिज्म सबसे ज्यादा। कैंसर इंस्टीट्यूशन 2 खोले हैं, नर्सिंग कॉलेज 5 खोले हैं, एम्स 2 और नए खोले हैं, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल कॉरिडोर खोले ना। अलग अलग पूरे रिपोर्ट कार्ड बीजेपी ने दिया है कि किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर एक जबरदस्त डेवलपमेंट के लहर है वहां पर। मगर राहुल जी का आलोचना कि नहीं सब ठीक नहीं चल रहा है, क्या कर लिया आपने, कौन सा ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ, ये क्यों शकील साहब, ये क्यों? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ठीक है आपने 370 हटा दिया, 370 की आपको जरूरत नहीं थी, आपने हटा दिया, मगर एक बात बताइए, वहां के लोगों को क्या कॉन्फिडेंस में लेके 370 हटाया? और क्या वहां के इस समय वहां के लोगों के हिसाब से क्या वहां विकास हो रहा है? आप मुझे बताइए, 370 हटने के कारण, वहां पर लगातार लॉकडाउन होने के कारण, वो आज वहां के लोग अपने आप को, आप वहां जाके जमीन पे पूछिए, जो राहुल जी ने बात उठाई वहां जमीन की बात उठाई है, वहां पर लोगों से, वहां के लोगों पे, हमारा भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर में गया था, वहां के लोगों से जो बात करके वहां के लोगों की जो समस्याएं थी उसको रेखांकित करने का काम सदन में या राहुल जी ने किया है। देखिए ये सरकार क्या करती है, ये सरकार कुछ लोगों द्वारा एक रिपोर्ट बनाकर उसको पेश कर देती कि सब कुछ चंगा है जी, मगर चंगा क्या है? चंगा जब हर व्यक्ति के साथ होगा तब उस चंगा को स्वीकार किया जाएगा, तब हम भी आपका पीठ सर ये थपथपाने कभी में हो आपके सकता है साथ क्या खड़े शकील होंगे। साहब? शकील साहब हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं अभी। राजीव जी, सर जरा सा राजीव जी, सब्जेक्ट, सर गणेश राजीव खानकर जी। साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए गणेश खानकर साहब, हम लोग महाराष्ट्र में हैं, मैं, आप, प्रदीप जी, शकील साहब आप इस वक्त कहाँ हैं? आपकी लोकेशन क्या है इस वक्त शकील साहब? मुंबई आप भी मुंबई में? सर हम सब लोग मुंबई में हैं। आप मुझे बताइए, कभी हो सकता है कि मुंबई, जैसे सिर्फ मुंबई की बात ले लें, अरे मुंबई की बात छोड़ दिया, अंधेरी की बात ले लो, सिर्फ अंधेरी में क्या कभी ऐसा टाइम आएगा कि हर एक कोई व्यक्ति संतुष्ट होगा? हर एक को ये बोलेगा सब करप्ट है, ये हो रहा है, यहाँ पर नाला सफाई नहीं हुई, कचरा नहीं उठाया गया, ये क्या सड़क नहीं बनाई गई, ये नहीं हुआ, सर क्या बात कर रहे हैं? नहीं। अरे आप कश्मीर जैसे स्टेट की बात कर रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं सर आप? आपको लगता है कि वहां के लोग खुश होंगे? क्या बोल रहे हैं सर? राजीव जी बिल्कुल वाजिब सवाल आपने कहा है, मगर एक बात बताइए, मुंबई में कितना एक भारी भरकम टैक्स जाता है नगर पालिका को? जाता है। पिछले 3 सालों से, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, 3 सालों से नगर पालिका कमेटियां भंग हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश भी अगर हुई है तो कितनी स्थिति खराब हुई है इस बार मुंबई में बारिश में। मुंबई में आप जानते हैं जाम की समस्या रोड पे क्या है। अभी आपने कहा था, आपने पीछे वक्ता तुम्हें कुछ समय पहले कि आपको घंटा भर लगा। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वो दयनीय स्थिति है जाम का कि मैं खुद अभी मुंबई से क्या नाम यहाँ आ रहा था, धारावी साइन, मात्र आधा किलोमीटर में 40 मिनट लगा है। तो ये स्थितियां क्यों है? इसमें नई बात क्या है सर, इसमें नई बात क्या है? ये तो मैं पिछले 30 साल से सुन रहा हूं सर। 1993 में यहाँ आया, 31 साल हो गए मुंबई में मुझे। अच्छा गणेश खानकर साहब आप ये बताइए, टू कम बैक टू अ डिफरेंट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बहुत हो गया वेरी फ्रैंकली सर। आज की तारीख में मुझे आप ये बताइए गणेश खानकर जी, आई वांट टू स्विच, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द बजट एंड स्टफ लाइक दैट सर। आज की तारीख में आरक्षण को लेकर के आई रियली वांट टू नो व्हाट यू थिंक सर। जरंगे पाटिल साहब राज ठाकरे साहब को अटैक कर रहे हैं, जरंगे पाटिल साहब देवेंद्र फडणवीस जी को अटैक कर रहे हैं, सारी दुनिया को अटैक कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? एक तरफ मराठा, दूसरी तरफ ओबीसी में लक्ष्मण हाके साहब वो कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर अनशन पर बैठने वाला हूं, और उसके अलावा छगन भुजबल साहब उनको अटैक कर रहे हैं, और छगन भुजबल साहब सरकार में है। सर ये क्या चल रहा है? गणेश खानकर जी प्लीज। नहीं देखिए, ऐसा है कि मराठा समाज को न्याय मिलना चाहिए, हमारी भूमिका है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें हमने कभी छुपाया भी नहीं है। दूसरी बात देखिए, मैंने आपसे कई बार ये कहा है कि जब भी महाराष्ट्र में शरद पवार विरोधी पार्टी में होते हैं, ये सारे सवाल आपको मिलेंगे। किसान प्याज के आंदोलन के लिए आएंगे, ओबीसी का अलग विषय आएगा, मराठों का। जब शरद पवार सत्ता में होते हैं तो ये कोई विषय नहीं आता, ये उनकी राजनीति करने का साहब एक माध्यम है। दूसरी बात, जरांगे पाटिल जी धीरे धीरे अपना संयम खोते जा रहे हैं, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग उस दिन फडणवीस साहब के बारे में उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, और देखिए महाराष्ट्र सरकार ने
सारे पार्टियों को बुलाया था। उसमें शरद पवार जी भी थे, नाना पटोले थे, उद्धव ठाकरे जी को बुलाया था, कोई मीटिंग में आया नहीं साहब। सबने हामी भर दी थी, किसके इशारे पर नहीं आए तो वो उनको पता होगा। यानी ये राजनीति वो कर रहे हमें पता है, और हम सत्ता में बैठे हैं तो ये क्या करने वाले वो भी हमें पता है, क्योंकि ये ना तो सकारात्मक राजनीति करेंगे और ना ये इसका जवाब देंगे। ये जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति से दूर जाने के लिए, उलझा के लिए रखेंगे। ये उनकी राजनीति करने का तरीका, ये उनका अपना तरीका हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बेमतलब की राजनीति में इस समय जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, यह महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। देखिए, आपने विरोध करना चाहिए। आज चौधरी जी हमारे विरोधी पार्टी में बैठे, आपको पूरा अधिकार है, आप हमारे विरोध कीजिए। हम जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ खामियां आपको लगती होगी, आप जनता को बताइए। अगली बार आप सरकार में आएंगे तो आप क्या करना चाहते हैं वो आप बताइए। हमारे मंत्रियों ने कहीं गड़बड़ की होगी तो वो आप बताइए, सब ये आपका अधिकार है। लेकिन आप रोज सवेरे 9 बजे जिस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं साहब, जो हम गली के नाके पर जो भाषा इस्तेमाल की जाती है ना गुंडों द्वारा, वो भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के खानकर साथ साहब, मतलब चौधरी मेन साहब, बर्निंग आप इशू रोज क्या? बैठ रहे हैं। ओबीसी कोटा, जो मराठा कोटा ओबीसी कोटा से जाएगा, ये बर्निंग इशू है। मराठा के पूरे टुकड़े शरद पवार साहब के पास जा रहे हैं, अपना स्टैंड बताओ। उद्धव ठाकरे जी के पास जा रहे हैं, स्टैंड बताओ। फडणवीस साहब के पास जा रहे हैं, स्टैंड बताओ। जरांगे पाटिल से मुझे ओबीसी कोटा से ही मराठा रिजर्वेशन चाहिए। व्हाट इज द स्टैंड? खानकर साहब, व्हाट इज द बीजेपी स्टैंड? हमने तो कहा कि हमने ईडब्ल्यूएस में ऑलरेडी 10% दिया हुआ है ना नंबियार जी। वो बोलते हैं ईडब्ल्यूएस नहीं चाहिए उसको, वो कहते हैं कि मुझको ओबीसी में से चाहिए। ऐसा है ना कि साहब, मैंने इस पर मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि साहब, नो खाता नो बही, जी। जो कहेंगे जरांगे पाटिल वो सब वही सही। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जब ये बात इश्यूज आती है साहब जी। कि आप सारे हमारे रिश्तेदारों को उसके दाखले दे दीजिए। जी। साहब, ऐसा है, ये रिश्तेदारों को दाखले देने की प्रक्रिया जितनी कहना आसान है साहब, उतना ही ये नीचे निचले Yes, स्तर पर शकील इसका चौधरी अलग साहब। कांग्रेस स्टैंड। फाइनल क्वेश्चन, शकील चौधरी साहब, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसमें, ये आप क्लियर कर दीजिए। आपने क्या आपने आपने राजू सर, आपने क्या सवाल पूछा ओबीसी, अभी कि क्या राज ठाकरे मराठा जी को इस पे आरक्षण आपने ओबीसी में से रेखांकित मिलना किया। चाहिए? मुझे एक बात बताइए, जी। राज ठाकरे साहब की पार्टी का उद्देश्य क्या था? मराठी और महाराष्ट्र का ही क्या नाम बिहार पे वो राजनीति करते थे। मगर मुझे बताइए, तमाम पीछे जब से सरकार गिरी, शिंदे जी की सरकार, जो अवैध सरकार जिसको हम लोग मानते हैं, जब से आई तब से तमाम बड़े बड़े योजना जो गुजरात चले गए, तमाम बड़े बड़े योजना जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे महाराष्ट्र के, गुजरात चले गए। राज ठाकरे जी ने उस पर एक आंदोलन किया। आज सर, उन्होंने गणेश खनकर जरांगे जी साहब को एमएनएस से नहीं है, किसी का गणेश खनकर जी एजेंट बीजेपी से। बता दिया है। आपने सुना ये न्यूज, खबर सुनी कि नहीं सुनी? सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कांग्रेस का क्या स्टैंड है मराठा आरक्षण को लेकर के? क्या मराठा आरक्षण, सर पूरी बात सुन लें, क्या मराठा आरक्षण ओबीसी कोटे में से आना चाहिए या मराठा आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में से आना चाहिए? बताएं। देखिए, हेलो, हाँ शकील साहब बोलिए। हाँ, मराठा आरक्षण एक बहुत ही गंभीर विषय है महाराष्ट्र के लिए, और इस पे बहुत ही गंभीरता से निर्णय लेना पड़ेगा। और जिसमें सभी, इसमें क्या होता है, सभी को आपकी शामिल भूमिका करके बताइए। हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम मराठाओं के साथ हैं, और मराठा के लिए जो हित में होगा उसके साथ जाएंगे। तो आरक्षण तो कैसे सर देंगे ओबीसी वो में से बताइए। मिलना चाहिए कि बाहर से? आरक्षण की एक समीक्षा कमेटी बना के उसको बिल्कुल उसकी क्या नाम है, ड्राफ्टिंग की जाएगी। सर वो तो आ शरद पवार जी को बताइए। सर बहुत बनी है, 4 बन चुकी हैं। शरद 4 के पवार रिकमेंडेशन पवार जी की राय को तो आप उन्हीं के पक्ष से ले सकते हैं जी। उसमें मेरा टिप्पणी Right, करना I उचित tell you नहीं what, है। I think we really run out of time. गणेश खानकर जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे अच्छा, गणेश खानकर जी जाने के पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये स्पेशली गणेश खानकर जी के लिए। शकील साहब आप भी सुने, गणेश खानकर जी जब भी हमारे शो में आते हैं, मेरी और उनकी एक बात जरूर होती है कि एक ना एक दिन अखंड भारत जरूर बनेगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस आएगा। सर ये बांग्लादेश में जो इंसिडेंट हुआ है ना, बांग्लादेश में जो हुआ है, मुझको ऐसा लग रहा है ये अगला स्टेप है आपके अखंड भारत के लिए, एकत्रित और अखंड भारत के लिए। मुझको लग रहा है दिस इज वन मोर स्टेप, ऐसा 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 मेरा ख्याल है। वेरी फ्रैंकली वी रियली हैव रन आउट ऑफ टाइम। आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट, वेरी फ्रैंकली आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट द वक्फ बोर्ड,
बट वी रियली हैव रन आउट ऑफ टाइम. वील टॉक अबाउट इट द नेक्स्ट टाइम कि वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट्स क्यों चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. वील टॉक अबाउट इट नेक्स्ट टाइम. शकील साहब, आप पहली बार शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. गणेश खानकर जी, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस. नमस्कार. जय धन्यवाद. हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू सो मच. थैंक यू जय हिंद, एवरीवन. जय थैंक यू. महाराष्ट्र. जय सिया राम. हर हर महादेव. जय हर हर महादेव. जय श्री राम. और हर हर महाराष्ट्र में श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हर हर महादेव सर. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव. थैंक यू सर. हर हर महादेव. Now, the problem is, in terms of the economy, people tend to get lost in a labyrinth of various things. So you know, if you don't know what long-term capital gains tax is and how it is linked to indexation, you will not be able But to sir, answer. let me one thing. Rahul Gandhi ji's persistent. But he fight succeeded. Yes, Manna that padega. that has really rattled the Congress, BJP, and today Nirmala Sitharaman had to relax. She had to. Yes, yes. Sir, she had to go on the back foot. On the back foot. She And- said, अच्छा आप इंडेक्सेशन भी कर सकते हैं, आप दूसरा भी ले सकते हैं. Exactly. और दूसरा जो है मेडिकल हेल्थ जो आपने कहा, जी. that is the most important thing. कॉमन मैन, उस पे आप 18 टैक्स मेडिक्लेम भरते हो, उस पे 18% GST आप भर रहे हो. Now this is issues that are affecting the common man. Sir, that is ridiculous. That is 25,000 absolutely crore ridiculous. सरकार ने इकट्ठा कर लिया जी. है उसमें, and that's really bad. I mean the government has, you're talking about common man, middle class. ये middle class ही तो लोग भरते हैं. Who does it? The middle class ही भरते हैं. मेडिक्लेम मिला, हॉस्पिटल फ्री हो जाएगा, ये अब भाई पर 18% टैक्स. It's ridiculous. जी, absolutely. Hemant, Absolutely. I mean, this is like terrible. I don't really know what is going on over here. Rightfully speaking, the government should have, you know, Kamlesh ji, they should have woken up to the fact. They should have woken up to the fact that, hey, listen, what we are doing is wrong. And they should have done that. But, well, they didn't. So, is Mr. Kamble with us? क्या हेमंत जी हमारे साथ हैं? जी, right. He's so not there no, with us as yet, that right? requires, sir, these things are something that you can't forget. How can a finance minister forget that you're taxing a poor man, middle class man, 18% for having a mediclaim policy, medical health insurance? No, this is unforgivable. Unforgivable. भी करेंगे मतलब You can't unpardonable call it. 5 लाख की अगर आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है या 5 लाख का आपका बिल आया 5 लाख का, उसके ऊपर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख की है, तो उसमें से आप टैक्स कितना देंगे? 18%. 18% I think probably on the premium amount. That's huge. How can you do? Do we need to say more? Do we need to say more? This is And like आकर terrible. 24,500 crores आपने इकट्ठा कर लिया टैक्सिंग, and who is the middle class और गरीब लोग इसमें आप मेडिक्लेम वगैरह लेते हैं? क्योंकि प्रदीप जी मिडिल क्लास के पास और कोई चारा नहीं है। बेचारे को सैलरी मिलती है. तो ये क्या आपको जानना पड़ेगा क्या? प्रदीप जी पूरी बात बताइए ना, पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? आपको जो सैलरी मिलती है उस पर टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स. उसके बाद आपको पर्सनल इनकम टैक्स देना पड़ता है. उसके बाद आप जो मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी दे रहे हैं. अरे कोलू का बैल समझा हुआ है क्या? क्या समझा हुआ है? मतलब यू आर गोइंग टू squeeze the life out of the middle class. What are you going to do? Because you don't have anybody else to tax. आपने 2.5 लाख करोड़ माफ कर दिए इंडस्ट्रियलिस्ट के. आई डोंट वांट टू गिव दैट एग्जांपल. वो कहेंगे भाई सिर्फ बुक्स में माफ किए. अरे बुक्स में माफ किए, बट यू आर स्टिल नॉट प्रेसिंग हार्ड इनफ. When was the last time somebody went over to an industrialist house, debt collector of a bank went over to an industrialist house to say that either you pay up or we are going to arrest you? बताइए. Why don't you give those kind of sops to the middle class? The middle class have voted for you, the middle class have been loyal to you, the middle class have always stood by you, and you are punishing the middle class for their honesty and for their loyalty. No, Not these are done. the things that is causing the downfall. These are the things that are affecting the BJP's prospects. That's right. Now, you don't expect that now how can you say you've got the whole department out there, you've got the whole finance ministry out there, you don't know you're taxing the middle class, you don't know you're taxing the poor and downtrodden, you don't know that this particular tax is actually having a problem when the middle class and the poor and the downtrodden is concerned, and फिर आप बोलते हो कि this government is for the poor, this government for the हाँ poor. सर, अरे छोड़ो. So, I mean, these are the things. And if the finance minister doesn't understand that there's no, I mean, you don't occupy the chair. I mean, if the poor and downtrodden are affected, I mean, you got no right to be there. That's right, absolutely, absolutely. Whom are we working for? The entire government, the पूरे जो आपने जब कहा, जैसे राहुल गांधी जी जो भी कहते, we like it or not,
बोले कि आपने कोविड के टाइम पे बोले घंटा बजाओ, सब लोग ने घंटा बजा दिया, होल मिडिल क्लास पूरे निकल के घंटा बजा दिया। आपने बोला टॉर्च लाइट जला दो, दिए जलाओ, सब लोग वो भी कर दिया है, और चीज झंडा लगा दो, झंडा भी लगा दिया, मगर आप उसी के काम भूल जाते हो, उसी को टैक्स कर रहे हो। इसलिए क्योंकि आपको लगता है वो जाएंगे कहाँ, सीधी बात है ना, आपको ये लग रहा है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, सीधी सादी बात है, यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन प्रदीप जी, टू कम बैक टू समथिंग एल्स, सर सीधी सादी बात है, महाराष्ट्र में ये जो आरक्षण का जो मैटर चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है मेरी समझ में, बड़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी टेरेबल, दैट इज माय ओपिनियन। जिस तरीके से अभी जरंगे पाटिल साहब ने राज ठाकरे के ऊपर अटैक किया है और जिस तरीके से आज की तारीख में वो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए, हर एक के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह कटाक्ष कर रहे हैं। मुझको ऐसा लग रहा है जो गणेश खानकर जी ने बोला ना, हो सकता है that he may have lost his mental balance, I don't know. But among all politicians, I think it was only Raj Thakre ji Who has the जिसने guts? Who has the क्लियर guts? कट कहा कि मैं इस रिजर्वेशंस के झंझट में पड़ना नहीं चाहता, एंड डोंट आस्क मी दैट, आई डोंट बिलीव इन दैट। Yes. यू गिव एवरीबॉडी जॉब्स, तो ये सब जॉब से सब लोग आ गए, सबको जॉब प्रोवाइड करो, सब लोग हो गए, प्रॉब्लम इज सॉल्व। That's right. कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ा दीजिए, मतलब जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग Yes, जो है yes. जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं लोगों को And लगता है among the jobs, हम सड़क की locals बात first. कर रहे हैं। There's nothing wrong in that. That's right. कहने का मतलब ये हुआ कि आप इंडस्ट्री इतनी बढ़ाइए, आप बिजनेसेस इतने बढ़ा दीजिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर आपको जितनी नौकरियां देनी है, जितनी भी वैकेंसी हैं वो आप फिल कर दीजिए, ताकि ये झंझट ही ना रहे। सबसे बड़ी बात ये, जिसने प्रोग्रेसिव बात करी है, जो बड़ी प्रोग्रेसिव बात अभी तक कर रहे हैं, वो कौन है? राज ठाकरे। राज ठाकरे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को आप ठीक कीजिए, यानी इकोनॉमी को ठीक कीजिए, इकोनॉमी को बढ़ाइए, ताकि हर एक को नौकरी मिल सके। अगर हर एक के पास नौकरी रहेगी और कॉलेजेस बढ़ाइए, स्कूल्स बढ़ाइए, ताकि सीट्स का भी कोई झंझट ना रहे। सर प्रदीप जी, कॉलेजेस की जो सीट्स हैं और स्कूल्स की जो सीट्स हैं बच्चों के लिए, वो पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए ना। इफ यू नीड अबाउट 20,000 सीट्स, you can't have a situation where you have only 2,000. Naturally, the rest of the 18,000 people are going to scream. What is going on? That's what is happening over here. Why do you want to create a shortage? आज जो बेचारा मराठा कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दो, क्यों रिजर्वेशन दे? Because they are finding it, the donations और जो cost of education is so high. Let's go across